Welcome to radio classes by Directorate of School Education, Jammu. Dear Class 8 students, I hope आप सब अच्छे से होंगे और अपनी रेडियो क्लासेस को मन लगाकर सुनते होंगे। मैं हूं आज आपके साथ आपकी पॉलिटिकल साइंस टीचर शाजिया मनहास। आज की क्लास में हम आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। इस चैप्टर में हम दो ऐसी कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भी इंडिया में सोशली मार्जिनलाइज कंसीडर किया जाता है। तो आपके इस चैप्टर की शुरुआत एक सवाल से की गई है। सवाल क्या है? सवाल है व्हाट डज़ इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड, यानी कि सोशली मार्जिनलाइज्ड होने का मतलब क्या है। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले सोशली मार्जिनलाइज्ड के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जब हम मार्जिनलाइज्ड टर्म को यूज़ करते हैं तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे, सो बेसिकली जब आप मार्जिनलाइज्ड होते हो तो इसका मतलब आप फोकस में नहीं हो, यानी कि किसी भी चीज़ के सेंटर में नहीं हो। सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब किसी को मेन स्ट्रीम से रिमूव कर दिया जाता है और ये लोग तब फ्रिंजेस और साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तब इन्हें कहते हैं मार्जिनलाइज्ड, यानी कि सोशली मार्जिनलाइज्ड लोगों को अनइम्पॉर्टेंट ट्रीट किया जाता है। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको सोशल मार्जिनलाइजेशन को समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए हमारी सोसाइटी एक सर्कल है। सर्कल के सेंटर में जो लोग होंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे और जो लोग फोर्सफुली सर्कल की साइड्स या फ्रिंजेस को ऑक्यूपाई करेंगे उन्हें कहेंगे सोशली मार्जिनलाइज्ड। आई होप आप सोशली मार्जिनलाइज्ड के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि हो सकता है आपने कई बार मार्जिनलाइजेशन को क्लासरूम या प्लेग्राउंड में एक्सपीरियंस किया हो। अगर आप अपने क्लासमेट्स की तरह नहीं हो, लाइक आपकी म्यूज़िक और मूवीज़ का टेस्ट अलग है, या अगर आपके बात करने का एक्सेंट बाकियों से अलग है, या अगर आप कम बातें करते हैं, या अगर आप वो स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं जो आपके बाकी क्लासमेट्स खेलते हैं, या आपके कपड़े पहनने का तरीका अलग अलग है, तो चांसेस हैं दैट यू विल नॉट बी कंसीडर टू बी इन बाय योर पेयर्स। सो फिर आपको ये फील होता है कि आपको आपके क्लासमेट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आपको अलग कर दिया जाता है। तो आपने देखा क्लासरूम में जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस करते हैं, इन द सेम वे हमारे सोशल इन्वायरमेंट में भी कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल और कम्युनिटीज़ हैं जो कि खुद को एक्सक्लूडेड फील करती हैं। इन लोगों के मार्जिनलाइजेशन के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कि ये लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, इनके डिफरेंट कस्टम या ट्रेडिशंस होते हैं, या इनका रिलीजन डिफरेंट होता है मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी से। ये लोग खुद ही अपने आप को मार्जिनलाइज्ड फील करने लगते हैं क्योंकि ये लोग गरीब होते हैं और इनको लगता है कि इनका कोई भी सोशल स्टेटस नहीं है, और अगर है भी तो बहुत ही ज़्यादा लो सोशल स्टेटस है, और ये अपने आप को लेस ह्यूमन समझने लगते हैं और अपने आप को समाज से अलग मानने लगते हैं और खुद में ही अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं। समटाइम्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को एनक्रोचर्स के तौर पर भी देखा जाता है, इसीलिए इनसे लोग हॉस्टिलिटी का बिहेवियर रखते हैं, यानी कि दुश्मनी का या फियर का, यानी इनसे डरते हैं। तो जब इनके साथ इनइक्वालिटी होती है तो ये जो सेंस ऑफ डिफरेंस और एक्सक्लूजन है मेन कम्युनिटी से, तब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को ये लगता है कि ये अपने लिए राइट्स के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होता है ये अपने आप को बहुत ही डिसएडवांटेज्ड और पावरलेस और वीक समझते हैं इन कंपैरिजन टू डोमिनेंट सोसाइटी
डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास अपनी लैंड है, वेल्थ है, बेटर एजुकेशन है और ये लोग पॉलिटिकली पावरफुल भी हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर्स इकट्ठे होकर किसी एक ग्रुप को सोशली मार्जिनलाइज्ड फील कराते हैं, यानी कि इनको अनइम्पॉर्टेंट फील करवाते हैं। इस चैप्टर में हम दो ऐसी कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिनको आज भी इंडिया में सोशली मार्जिनलाइज्ड कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आपकी टेक्स्ट बुक में एक स्टोरी दी है, आदिवासी एंड मार्जिनलाइजेशन। आइए स्टोरी को पढ़ते हैं। एक आदिवासी फैमिली जो दिल्ली में रहती है, सोमा और हेलन अपने ग्रैंडफादर यानी कि दादू के साथ बैठकर टीवी पर रिपब्लिक डे की परेड देख रहे हैं। सोमा कहता है, ओ सी एन आदिवासी फ्लोट। तो हेलन अपने दादू उनको पूछती है कि ये हमेशा आदिवासियों को नाचते हुए क्यों दिखाते हैं। फिर सोमा भी अपने दादू से पूछता है, क्या ये हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो दादू उनसे कहते हैं कि आदिवासियों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स होती है और बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते। तो दादू उनको अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि जब वो यंग थे और उड़ीसा के अपने एक विलेज में रहते थे जो कि बहुत ही खूबसूरत था। दादू उनसे कहते हैं कि हम अपनी ज़रूरत की हर चीज़ लैंड और फॉरेस्ट से मिल जाती थी जो हमारे आसपास होती थी, और बदले में हम अपनी लैंड, फॉरेस्ट और रिवर्स की बहुत इज़्ज़त करते थे। एक दिन अचानक से हमें ये कहा गया कि ये फॉरेस्ट उनका नहीं है, और जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कट करके क्लियर कर दिया। अगर हम प्रोटेस्ट करते तो वो लोग हमें मारते और हमें कोर्ट ले जाते, जहाँ हमारा कोई लॉयर नहीं होता हमारा केस फाइट करने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए भी खुद को इन्फीरियर समझते हैं और अपनी राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे। तो हेलन ये सुनकर अपने दादू से पूछती है कि आपने फिर कैसे सरवाइव किया। तो दादू बताते हैं कि हम में से बहुत सारों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और फिर हमने टाउन के आसपास सीजनल वर्क करके अपना गुजारा किया। और फिर कंपनी वाले आए और उन्होंने हमसे कहा कि हमारी ज़मीन के अंदर आयरन ओर है और वो उसको माइनिंग करना चाहते हैं। कंपनी वालों ने कहा कि अगर वो अपनी ज़मीन उनको बेच देते हैं तो वो उनको पैसा और नौकरी देंगे। कुछ विलेजर्स ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और बाकी विलेजर्स कहने लगे कि ये कंपनी वाले हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन बेच दी, पर हम में से बहुत सारों ने अपनी ज़मीन नहीं बेची, और फिर कंपनी वालों ने हमें मार पिटाई की और फिर मजबूरन हमें अपनी फादर की ज़मीन को बेचकर वहाँ से आना पड़ा। कंपनी वालों को अथॉरिटी की सपोर्ट थी और इस तरह से एक ही रात में हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई। फिर हेलन अपनी ज़मीन के बारे में पूछती है तो दादू उसे बताते हैं कि हमारी ज़मीन 30 एकड़ ज़मीन थी जिसके बदले में हमें बहुत ही थोड़ा पैसा मिला कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए, और फिर हम वहाँ से आ गए और फिर मुझे मेरे दोस्त कभी नहीं मिले। उनके कहने का ये मतलब था कि सब अलग अलग जगहों पे माइग्रेट हो गए और फिर कभी भी नहीं मिले। फिर दादू बताते हैं कि ये जो थोड़े से पैसे मिले थे ये सिटी में जल्द ही खर्च हो गए। अब हमारे पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई भी साधन नहीं था।
हम एक किराए के छोटे से कमरे में रहते थे और अपनी केयर फ्री ज़िंदगी को और ओपन स्पेस को बहुत मिस करते थे। कुछ सालों के बाद तुम्हारे फादर को दिल्ली में जब जॉब मिल गई तो हम सब दिल्ली आ गए। वो बहुत ही मुश्किल दिन थे, इसलिए तुम लोग भी कुछ सालों के लिए स्कूल नहीं जा पाए। सोमा फिर कहता है, और दोबारा से स्कूल जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि हम अपनी बहुत सारी स्टडीज़ को मिस कर चुके थे और बाकी बच्चे हमारा मजाक बनाते थे। हम घर पर संथाली लैंग्वेज बोलते थे और हमें हिंदी नहीं आती थी, इस वजह से भी हमारा मजाक बनाया जाता था। हेलन कहती है, लेकिन अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और अब तो मैंने इंग्लिश बोलना भी सीख लिया है। सोमा कहता है कि काश मैं अपने फ्रेंड्स को अपना विलेज बता सकता डिस्ट्रॉय होने से पहले। तो दादू कहते हैं, तुम अभी भी उनको अपने विलेज के बारे में बता सकते हो, वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो हेलन कहती है कि एक दिन मैं इस स्टोरी पर मूवी बनाऊंगी, और स्टोरी थी आवर स्टोरी द आदिवासी स्टोरी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस स्टोरी में देखा कि आदिवासियों को किस तरीके से फोर्स किया गया अपना विलेज छोड़ने के लिए, जो कि उड़ीसा में था। इंडिया में जितने भी आदिवासी हैं उनकी स्टोरी भी दादू जैसी ही है या इस स्टोरी से मिलती जुलती। आइए अब हम आदिवासियों के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु आर आदिवासीज। आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी टर्म का लिटरल मीनिंग है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। आदिवासी कम्युनिटी फॉरेस्ट के क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, क्योंकि इनका गुजर बसर फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट रहता है। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो उसमें से 8% जो पॉपुलेशन है वो आदिवासियों की है, और इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वो आदिवासी एरिया में लोकेटेड हैं। आदिवासी की 500 अलग अलग तरीके के ग्रुप्स हैं, यानी कि आदिवासी होमोजेनियस नहीं है। आदिवासी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। सिर्फ उड़ीसा में ही आदिवासियों की पॉपुलेशन 60% है। आदिवासी सोसाइटी बहुत ही डिस्टिंक्टिव है, क्योंकि इनमें बहुत ही कम हायरार्की है, यानी कि इनमें कोई हाई कास्ट और लो कास्ट नहीं होता जैसे कि हमारी कम्युनिटीज़ में होता है। आदिवासी बहुत सारे ट्राइबल रिलीजन्स को प्रैक्टिस करते हैं, जो कि इस्लाम से, हिंदुइज़म से और क्रिश्चियनिटी से अलग होता है। ये लोग ज़्यादातर वर्शिप करते हैं अपने एंसेस्टर्स की, नेचर स्पिरिट्स की, लाइक माउंटेन स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स एट्सेट्रा। इसके अलावा आदिवासी अपने सराउंडिंग के रिलीजन से भी इन्फ्लुएंस होते रहे हैं, लाइक शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, बाखी एंड क्रिश्चियनिटी। और इसके साथ ही आदिवासी के रिलीजन ने भी बाकी डोमिनेंट रिलीजन को इन्फ्लुएंस किया है। फॉर एग्जांपल जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा एंड शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस इन वेस्ट बंगाल एंड असम। 19th सेंचुरी में बहुत सारे आदिवासी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, और अब क्रिश्चियनिटी एक इम्पोर्टेंट रिलीजन है मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री में। आदिवासी की अपनी लैंग्वेज होती है जो कि इतनी ही पुरानी है जितनी कि संस्कृत। आदिवासी में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज संथाली है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। इंडिया में जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं उनको एक ही पर्टिकुलर वे में शोकेस किया जाता है, लाइक कोई भी स्कूल फंक्शन हो या ऑफिशियल इवेंट हो या बुक्स में हो या मूवीज़ में।
आदिवासियों को हमेशा एक ही तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, लाइक कलरफुल कॉस्ट्यूम के साथ, हेड गियर पहने हुए और डांस करते हुए। इसके अलावा हम आदिवासियों की ज़िंदगियों के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। अब हर बार जब आदिवासियों को एक ही जैसा पोर्ट्रे किया जाता है तो लोग यही सोचते हैं कि ये एग्जॉटिक हैं, प्रिमिटिव हैं और बैकवर्ड हैं। और अक्सर लोग आदिवासियों को ही ब्लेम करते हैं उनकी लैक ऑफ एडवांसमेंट के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि आदिवासी रेजिस्टेंट है न्यू आइडियाज़ को लेकर, बदलाव को लेकर। यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में आपको याद दिलाया गया है कि क्लास 6 की टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा था कि जब भी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की स्टीरियोटाइपिंग की जाती है तो इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सच ग्रुप्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। आपने अपने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में ऑलरेडी ये पढ़ा है कि फॉरेस्ट का कितना क्रूशियल रोल है इंडिया के एम्पायर्स और सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट में। फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, जैसे मेटल ओर्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड्स, इनवैल्यूएबल टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स और एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स, लैक एंड हनी। 19th सेंचुरी तक की अगर बात करें तो जंगलों ने हमारे देश का मैक्सिमम पार्ट कवर किया हुआ था। और अगर हम मिडिल 19th सेंचुरी की बात करें तो तब तक इन आदिवासियों का इन जंगलों पर कंट्रोल था, इनका एक्सेस भी रहा है, मतलब कि पहुंच रही है। प्लस आदिवासियों को इन फॉरेस्ट की डीप नॉलेज भी थी। इसका मतलब आदिवासियों पर ना ही किसी लार्ज स्टेट और ना ही किसी एम्पायर का रूल हुआ करता था। आदिवासियों की अपनी ही दुनिया हुआ करती थी, बल्कि जो एम्पायर्स थे अर्ली टाइम के वो हैविली डिपेंडेंट थे आदिवासियों पर, क्योंकि जब भी उनको कोई फॉरेस्ट रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी तो जो एम्पायर है वो आदिवासियों पर डिपेंडेंट होते थे, क्योंकि आदिवासियों को जंगलों की डीप नॉलेज भी थी और इनकी पहुंच भी थी जंगलों के हर एक हिस्से में। अब अगर हम आज के आदिवासियों की बात करें तो उनकी इमेज बिल्कुल पहले के आदिवासियों से अलग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले वाले आदिवासियों की अपनी अलग दुनिया थी, उनका जंगलों पर कंट्रोल था। लेकिन अगर आज की बात करें तो इन आदिवासियों को लोग अलग नज़रिए से देखने लगे हैं, समवट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटी। इन प्री कॉलोनियल वर्ल्ड, अगर हम ब्रिटिशर से पहले की बात करें, आदिवासी जो थे वो ट्रेडिशनली हंटर्स, गैदरर्स और नोमैड्स थे। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो कल्टिवेशन इन वन प्लेस। पास्ट 200 ईयर्स की अगर बात करें तो आदिवासियों को फोर्सफुली माइग्रेट किया जा रहा है ड्यू टू इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल फोर्सेस के ज़रिए आदिवासियों को मजबूर किया जा रहा है कि ये लोग माइग्रेशन के बाद एज वर्कर काम करें, प्लांटेशंस में, कंस्ट्रक्शनल साइट्स पर, इंडस्ट्रीज़ में एंड एज डोमेस्टिक वर्कर, यानी कि लोगों के घरों में काम करें। और ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि इन लोगों का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है फॉरेस्ट टेरिटरीज़ में, कंट्रोल तो बहुत दूर की बात है। इसके साथ ही फॉरेस्ट लैंड्स को भी क्लियर किया गया है टिम्बर के लिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल लैंड के लिए। आदिवासी ऐसी जगहों पर भी रहते हैं जहाँ मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंस में होते हैं। अब क्योंकि वहाँ मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं तो इनसे ये ज़मीन छीन ली जाती है और वहाँ माइनिंग और लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को सेटअप कर लिया जाता है ताकि नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। मच ऑफ द टाइम क्या हुआ है कि बिना प्रोसीजर फॉलो किए हुए
इनसे ज़बरदस्ती इनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं। तो इस तरह से पावरफुल लोगों ने आदिवासियों से ज़बरदस्ती इनकी ज़मीनें छीन ली हैं और उनको माइग्रेट कर दिया है, जैसे कि हमने दादू की स्टोरी में देखा। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर, यानी कि अगर हम सरकारी आंकड़े देखें तो मोर देन 50% जो आदिवासी डिस्प्लेस्ड हुए हैं वो माइंस और माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से डिस्प्लेस्ड हुए हैं। अभी अगर हम रीसेंट सर्वे रिपोर्ट्स देखें बाय ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग अमंग आदिवासीज, तो हमें पता चलता है कि 79% आदिवासी डिस्प्लेस्ड हुए हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो जो आदिवासियों की लैंड है वो हाईली मिलिटराइज्ड है, ये फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, और वहाँ से भी ये लोग माइग्रेट कर गए हैं। इसके अलावा जहाँ नेशनल पार्क्स बने हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनी है, वहाँ से भी इन लोगों को इविक्ट कर दिया गया है। और अगर आदिवासी इन जंगलों में रहने की कोशिश भी करें तो इन्हें इंक्रोचर्स कहा जाता है। अब आदिवासियों से लैंड और फॉरेस्ट को छीन लेने का मतलब हुआ कि उनसे उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड और फूड छीन गया है। तो फिर उनको मजबूरन सिटीज़ में माइग्रेट होना पड़ता है काम की तलाश में, जहाँ इनको बहुत ही कम तनख्वाह पर काम करना पड़ता है इंडस्ट्रीज़ में, बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शनल साइट्स पर। और कम तनख्वाह की वजह से इनका लाइवलीहुड अच्छे से नहीं चलता है एंड दे कॉट इन द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन। रूरल एरिया में 45% और अर्बन एरिया में 35% जो आदिवासी हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। बहुत सारे आदिवासियों के बच्चे मॉलन्यूट्रिशनाइज्ड हैं। लिटरेसी रेट्स भी अगर बात करें तो वो भी आदिवासियों में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हमने देखा जब आदिवासी अपनी ही ज़मीन से डिस्प्लेस्ड कर दिए जाते हैं तो मेन लाइवलीहुड इनसे छीन जाता है। दे ऑल्सो लूज देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। तो ये हमने पढ़ा एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के बारे में, यानी कि आदिवासी एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट कम्युनिटी की मार्जिनलाइजेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। आपने अपने यूनिट 1 में ये पढ़ा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को एज अ पार्ट ऑफ ओवर फंडामेंटल राइट्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई डू यू थिंक दीज माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव बीन प्रोवाइडेड दीज सेफ गार्ड्स। आगे यहाँ माइनॉरिटी की टर्म समझाई गई है। माइनॉरिटी टर्म उन कम्युनिटीज़ के लिए यूज़ की जाती है जिनका नंबर बहुत ही कम होता है इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी हुई, जिसकी संख्या कम हो बाकी पॉपुलेशन के मुकाबले। ये जो कंसेप्ट है माइनॉरिटी, ये संख्या तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके से बढ़कर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे इशू ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन। जैसे कि आपने यूनिट 1 में पढ़ा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बात मानता है कि अगर ये सेफ गार्ड्स माइनॉरिटी को प्रोवाइड नहीं किए गए तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कल्चरली माइनॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेट करने लगेगी। सेफ गार्ड इसलिए भी दिया जाता है ताकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी में इनइक्वालिटी ना हो। सेफ गार्ड ऑल्सो प्रोटेक्ट माइनॉरिटी अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज दैट दे मे फेस। आइए अब हम अंडरस्टैंड करते हैं मार्जिनलाइजेशन को मुस्लिम कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में। अगर हम 2001 का सेंसस उठाकर देखें तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन सिर्फ 14.2% है आउट ऑफ टोटल इंडियाज़ पॉपुलेशन। इस कम्युनिटी को मार्जिनलाइज कंसीडर करने के दो रीजंस हैं। एक तो न्यूमेरिकली
ये बहुत कम है बाकी कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में। और सेकेंडली ये जो कम्युनिटी है ये बहुत सालों से सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट से डिप्राइव्ड है। नेक्स्ट यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में 3 टेबल दिए गए हैं। पहला टेबल में इंडिकेट किया गया है सिचुएशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी विद रिगार्ड टू बेसिक कम्युनिटीज़, सेकंड में लिटरेसी एंड थर्ड में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आइए इन टेबल्स को पढ़ते हैं। पहला टेबल है एसेस टू बेसिक कम्युनिटीज़ 2008 टू 2009। इसके पहले कॉलम में लिखा है रिलीजियस कम्युनिटी, जिसके अंडर 4 रिलीजन्स लिखे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी एंड सिख। नेक्स्ट कम्युनिटी में पक्का हाउस लिखा है, देन इलेक्ट्रिसिटी एंड टैप वाटर। आप देख सकते हैं पक्का हाउस में भी जो मुस्लिम्स हैं उनकी परसेंटेज सबसे कम है। इलेक्ट्रिसिटी में भी सबसे कम परसेंटेज मुस्लिम्स की है, और जो टैप वाटर फैसिलिटी है उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कम परसेंटेज है वो मुस्लिम्स की है। नेक्स्ट टेबल है हमारा लिटरेसी रेट बाय रिलीजन 2001। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे टोटल इंडिया की जो लिटरेसी है वो 74 है, लेकिन मुस्लिम्स की सबसे कम है 57%, हिंदू की 63 है, क्रिश्चियंस की 74 है, सिख्स की 67 है, बुद्धिस्ट 71, जैन्स की 86%। नेक्स्ट टेबल में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का डेटा दिया है 2006 का, जहाँ के बताया गया है कि IAS मुस्लिम जो है वो 3% है, IPS 4%, IFS 1.8%, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर में 3.3, स्टेट पब्लिक सेक्टर में 10.8, बैंक्स और RBI में 2.2। तो इससे हमें पता चलता है कि मुस्लिम्स बहुत ही पिछड़े हुए हैं, चाहे वो लिटरेसी में हो, चाहे वो जॉब्स में हो, चाहे वो बेसिक एमिनिटीज़ में हो। जब इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया गया कि इंडिया के मुस्लिम्स पिछड़े हुए हैं इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, तो गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की 2005 में, जिसके चेयरमैन थे राजेंद्र साचर। और उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया कि मुस्लिम्स की जो इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस है वो बिल्कुल ही उसी तरीके से लो है जैसे कि बाकी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का स्टेटस लो है। बाकी माइनॉरिटीज़ की तरह मुस्लिम कम्युनिटी के कस्टम ट्रेडिशंस काफ़ी अलग होते हैं मेन स्ट्रीम से। कुछ मुस्लिम बुर्का पहनते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं और सर पर टोपी पहनते हैं, तो लोग इन चीज़ों की वजह से इनको अलग तरीके से आइडेंटिफाई करने लगते हैं और यहाँ तक भी सोचते हैं कि मुस्लिम हमारी तरह नहीं है और इस वजह से इनको अनफेयर ट्रीट किया जाता है। अब जब मुस्लिम्स को सोशली मार्जिनलाइज कर दिया जाता है तो मुस्लिम उन इलाकों से माइग्रेट हो जाते हैं जहां ये काफ़ी सालों से रह रहे होते हैं और दूसरे किसी इलाके में चले जाते हैं। इस तरह का जो प्रेजुडिस है यानी बिना रीज़न के भेदभाव करना, इससे नफ़रत पैदा होती है और फिर वायलेंस भी क्रिएट होती है। इस चैप्टर को कंक्लूड करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने समझने की कोशिश की मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी क्या होती है और उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, और हमने 2 कम्युनिटीज़ को आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ा और मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन को भी पढ़ा। अब अगर चैप्टर को हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि मार्जिनलाइजेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जिसके लिए वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज, मेजर्स और सेफगार्ड चाहिए ताकि इस मसले को हल किया जा सके। तो इसी बात के साथ हम अपने चैप्टर को यहीं क्लोज़ करते हैं और आप अपनी होम असाइनमेंट जल्दी से लिखेंगे। लिस्ट 2 रीजंस व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।